आप सभी का स्वागत है कुछ कही कुछ अनकही के तीसरे एपिसोड में। मेरा नाम है नितिन और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ हिमांशु जोशी जी की लिखी हुई कहानी रथ चक्र। तो चलिए शुरू करते हैं। रथ चक्र। पीली पीली धूप निखरने लगती है। चीड़ के लंबे लंबे पेड़ और भी ऊंचे लग रहे हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां पिघलते सोने की तरह चमक रही है। धुंध के उस पार मैं कुछ खोज रहा हूं पर स्पष्ट कुछ दिखता नहीं। आज वर्षों बाद मैं फिर यहाँ आया, अपने घर। यहाँ के कोने कोने में बचपन की कितनी ही खट्टी मीठी यादें बिखरी पड़ी हैं। पिताजी का स्वर्गवास हुआ तब हम छोटे थे। माँ का बिलक बिलक कर रोना, दीदी के कभी न थमने वाले आंसू, बाबा का कोरा कागज सा सफ़ेद चेहरा आज भी अनायास याद आते हैं तो अजीब सिरहन सी होती है और मैं कांप उठता हूँ। मैं तब कनू के बराबर था। देहरी के पास माँ सिर झुकाए बैठी थी। बाबा पत्थर की तरह गुमसुम हो गए थे, एक भी शब्द बोल ना पा रहे थे। दीदी मुझे गोद में उठाए चुपचाप रो रही थी, बस रोए जा रही थी। पिताजी की अकाल मृत्यु ने बाबा को और बूढ़ा बना दिया था। हाथ पांव अब अधिक चल ना पाते। स्मृति भी अब किसी सीमा तक साथ छोड़ रही थी। बातें करते करते बहक उठते, बार बार कोई बात बताने पर भी जल्दी भूल जाते। दुकान का जितना उधार जिनके पास था उन सब ने ठेंगा दिखा दिया था। सगे संबंधियों ने सहायता करना तो अलग रहा, पिताजी की आकस्मिक मौत का पूरा पूरा लाभ उठा लिया था। दोबारा अपनी रकम वसूल करने से भी वे चूके ना थे। किसी पड़ोसी दुकानदार ने ग्राहक तोड़ लिए थे, किसी ने अपने बगल की हमारी जमीन दाप ली थी। घर बाहर के सभी लोग जैसे हमें नोचने के लिए खड़े हो गए थे। कोई भी तो अपना नहीं दिखता था। बाबा बूढ़े थे, हम छोटे। एक दिन बाबा ने बड़े भैया को बुलाया। पता नहीं क्या कहा कि बड़े भैया सारा दिन उदास रहे। शाम को खेत से लौटते समय मुझसे बोले, जीतू, मैं पढ़ने अल्मोड़ा जाऊं तो तू घर का काम देख लेगा। मेरी समझ में बात आई नहीं। भैया पढ़ने जाए ये ठीक है, लेकिन घर में मुझे क्या देखना है और कैसे? तू सारा दिन इधर उधर दोस्तों के साथ घूमता रहता है। देखना, बाबा बूढ़े हो गए, इतना बड़ा कारोबार है, उनसे दुकान में अधिक काम नहीं हो पाता। मुनीम रखते हैं लेकिन वो भी लूट खसोट में कसर नहीं छोड़ता। तू स्कूल से लौटकर सीधा घर आया करना, किसी काम में मदद कर देना, इसी से बाबा का बड़ा सहारा मिल जाएगा। बड़े भैया का स्वर भीग आया था। वे उसी भाव में आगे बोले, ऐसा कोई भी तो नहीं है जिसकी हम सहायता ले सकें। पिताजी हमें खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे ना। बाबा कहते हैं कि मैं आगे पढ़ूं। पिताजी जिस तरह सारे काम चलाना चाहते थे वैसे ही सब चले। बाबा का दिल नहीं दुखाना है। मैं खूब परिश्रम करूंगा, तू भी पढ़ने में मेहनत कर। बेकार का घूमना फिरना छोड़कर खाली समय में घर का काम देख। छुट्टियां मिलते ही मैं भी घर आया जा करूँगा। और बड़े भैया सचमुच एक दिन चल पड़े। घोड़े पर उनका सामान लादा गया। पुल पार तक बाबा लाठी टेकते टेकते उन्हें पहुंचाने गए। बड़े भैया से पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। बड़े भैया उम्र में मुझसे केवल 3 साल बड़े थे, लेकिन लगता था पिताजी की अकाल मृत्यु ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। फिर काम में डूब गए थे बाबा। ना दिन देखते ना रात, कहीं कुछ भी कमी ना आने दी उन्होंने। जिस तरह मेहमान पहले आते थे उसी तरह फिर आने लगे। बहू बेटियां जो भी घर आती बाबा उसी तरह उन पर पैसा लुटाते जिस तरह पिताजी लुटाया करते थे। पाठशाला और अस्पताल के चंदों में भी अब उतनी ही रकम दान दी जाती जितनी पहले दी जाती थी। लगभग साल भर बाद बड़े भैया का परीक्षा का परिणाम आया तो बाबा की बूढ़ी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए। प्रथम स्थान पाया था उन्होंने, वजीफा भी मिलने लगा था। बाबा सबसे अपने पोते का बखान करते, बहुत परिश्रमी है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। मैं स्कूल जाता, घर का, दुकान का, खेतों का काम भी देखता, खाली समय में पढ़ता और एक के बाद एक सीढ़ी पार करता चला गया। कभी एक भी पैसा फालतू खर्च करते मुझे किसी ने नहीं देखा था। दोनों बच्चे होना निकल गए तो मेरी जिंदगी भर की तपस्या सफल हो जाएगी, बाबा हर वक्त दोहराते रहते। पास पड़ोस के लोगों ने पौधे लगाने शुरू कर दिए थे। बाबा ने भी फलों की पौध लगाने के लिए गड्ढे खुदवा दिए थे। वे हर किसी को अच्छे फलों की पौध लाने को कहते। दुकान की छत की मरम्मत करवाई, पुताई करवाई, गौशाला के आगे लंबा चौड़ा आंगन बनवा दिया था। बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे। शायद उन दिनों बाबा ने सेब और नाशपाती के पौधे लगवाए थे। बाबा कहते थे, अरे इनके फलने फूलने तक मैं जिंदा ना भी रहूं, बच्चे तो खाएंगे। हमारा नरेंद्र फलों का बड़ा शौकीन था। आंगन के लगे माल्टे का पौध वही लाया था चौबटिया से। अब फलने लगे हैं, इस बार खूब फल आएंगे इन वृक्षों पर। बड़े भैया फौज में चले गए। उनकी तरक्की होती गई।
मैंने दिल्ली में नौकरी कर ली। इसी बीच बाबा चल बसे। घर में केवल माँ रह गई थी, बिल्कुल अकेली। पिछली बार घर जाने पर मैंने बाबा की धूल लगी फोटो को साफ करके देवताओं के पास रख दिया था। तुम अकेले क्यों रहती हो माँ? मैंने माँ से पूछा था। माँ बोली, तो कहाँ जाऊं? तपन का कोई भरोसा नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ। तू शादी करता नहीं, मुझे तो ये डांडे पहाड़ी अच्छे लगते हैं रे। जिंदगी के कुछ दिन तो और रह गए हैं, वे भी यहीं बीत जाएं, बस इतनी ही इच्छा है। माँ, तुम अपनी पसंद की बहू ढूंढ लो जो तुम्हें खूब सेवा कर सके। अगली बार घर आऊँगा तो तुम्हें निराश नहीं करूँगा। भैया तो कभी भी छुट्टी मिल जाएगी, कुछ दिन पूरा परिवार एक साथ रह पाएगा। बड़े भैया ने फौज में ही काम कर रहे अपने किसी बड़े अफसर की लड़की से शादी कर ली थी। भाभी केरल की थी। पहाड़ों की ज़िंदगी क्या होती है उन्हें पता न था। एक बार अम्मा उनके साथ कुछ महीने बिताने के लिए गई, लेकिन थोड़े ही दिनों में लौट आई। वहाँ की ज़िंदगी उन्हें रास नहीं आई। मेरे दिल्ली लौटने के कुछ महीने बाद माँ की ओर से पत्र मिला था। तेरे लिए चांद सी बहू ढूंढ ली है, तपन को लिख दिया है, वो भी आएगा, चैत में शादी होगी। चैत से पहले ही देश की स्थिति बिगड़ने लगी थी। पाकिस्तान में युद्ध शुरू हो गया था। भैया उन दिनों बांग्लादेश के मोर्चे पर थे, जैसूर की तरफ गए। युद्ध पर जाने से पहले भैया मिलने आए थे। एक दिन मेरे साथ रहे, सारी रात वे सो नहीं सके। घर की बाहर की पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करते रहे। मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद गए, अपने हाथ की बहुमूल्य घड़ी उतार कर मुझे दे गए। भाभी और बच्चों से जानबूझकर नहीं मिलती। बोले, इससे दिल कमजोर हो जाता है, जो होगा देखा जाएगा। रेलवे स्टेशन तक मैं छोड़ने गया तो भैया देर तक मेरा हाथ थामे रहे। जीतू, तू बहुत कमजोर है, अपनी सेहत का ध्यान रखा कर। लौटने पर अब की बार खूब लंबी छुट्टी लेंगे, 1-2 महीने आराम से घर पर बिताएंगे, बंगला नुमा नया मकान बनवाएंगे। जब ट्रेन चलने लगी तो मैंने देखा भैया के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। घमासान युद्ध की खबरें आती रही। भारतीय सेना मुक्ता वाहिनी के साथ निरंतर आगे बढ़ रही थी। मेरी आंखों की नींद न जाने कहाँ खो गई थी। तभी एक रात तार मिला, लिखा था, मेजर तपन कुमार ढाका के पास ही कहीं मोर्चे पर शत्रु से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ये वज्रपात असहाय था हम लोगों के लिए। माँ पागलों की तरह दिन रात रोती रहती। मैं घर आया तो भाभी साथ थी और दोनों बच्चे भी। तपसी ने तो अब आने को लिखा था, चैत में लगन तय किया था। माँ ने सुबह सुबह कर रोने लगी थी। माँ, तुम्हें बहू चाहिए थी ना साथ रहने के लिए? लो भाभी आ गई। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी परवरिश करनी है। भैया चल बसे तो क्या हुआ, हम तो हैं। माँ चुप हो गई। अपनी होने वाली चांद सी बहू का जिक्र उन्होंने फिर कभी नहीं किया। धूप में चमकता हरा भरा बगीचा मेरे सामने। वो पेड़ अब बहुत बड़े हो गए जो बाबा ने लगवाए थे। 3-4 साल पहले बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे। कुछ पेड़ वे लगा गए थे, वे अब भी मेरे बराबर ऊंचे हो गए हैं। दूर कुछ गड्ढे और चमक रहे हैं जो अम्मा ने इन जाड़ों में खुदवाए थे। अब उनमें पौधे मुझे रोपने हैं। तो ये थी कहानी रथ चक्र। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।